यहाँ पर आप अर्थशास्त्र के वो कंप्लीट कंटेंट पाते हैं, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है। जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो वहां पर इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वास्तविक जीवन के साथ जोड़ करके देखा जाए तो सांख्यिकी यहाँ पर जो मेन बात करता है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की समीक्षा का मतलब भाई एक रिव्यू करना है, हमें जानना है कि क्या ये नीति जब भारत के अंदर में लागू किया गया तो क्या इससे भारत को फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें आज के जमाने के हिसाब से तो वो है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। हेलो भाई, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक मुलाकात करवाना चाहता हूं आपकी अर्थशास्त्र के प्यारे राज दुलारे एकदम धाकड़ लेवल के टीचर दा छोटू सर से। आज आपको बताएंगे कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और हिंदी मीडियम अर्थशास्त्र वाले बच्चों को हमारे सर कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं अपने प्यारे छोटू सर का। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे तो आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, या फिर आप किसी भी बोर्ड के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर आप अर्थशास्त्र के वो कंप्लीट कंटेंट पाते हैं, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। आइए सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपके लिए हम वो दोनों पेपर दिखाएंगे कि क्लास 11वीं में किस तरीके से अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है, इसमें कौन कौन से कंटेंट है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर जो है वो परिचय है। इसका मतलब ये है कि हम हालचाल जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और क्या कितनी मात्रा में पढ़नी है। क्योंकि टॉपिक तो ऐसा लगेगा आपको कि इसमें तो बहुत कुछ होगा, लेकिन सारी चीजें आपके सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग उन सारी चीजों को देखेंगे भी। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ना पहला भाग जो क्लास 11वीं के लिए होता है, पहला भाग ना अर्थशास्त्र में, वो आपको सांख्यिकी पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए परिचय। यहाँ से आप जानेंगे कि किस तरीके से अर्थशास्त्र जो है वो इंटर किया है, यानी कि प्रवेश किया है अर्थशास्त्र में। यहाँ पर देखेंगे आप कि सांख्यिकी असल में है क्या और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, क्या सांख्यिकी का महत्व है। इन सारी चीजों को हम लोग जोड़ेंगे वास्तविक जीवन के साथ। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, आंकड़ों का संग्रहण करना, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना। कैसे हम लोग आंकड़ों को संग्रह करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, सारी चीजों पर हम लोग यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। फिर है अगला क्या आपका आंकड़ों का संगठन, यानी कि यहाँ पर हम डेटा को ऑर्गेनाइज भी करेंगे। इसका मतलब है कि हम आंकड़ों का वर्गीकरण करेंगे, सारणी के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से सारणियां तैयार होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि यहाँ पर हम लोग डेटा को प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से अगर हम आपको बताएं तो वो सारी चीजें जो आपने आंकड़ा के तौर पर, प्राथमिक आंकड़ा हो चाहे द्वितीयक आंकड़ा हो, चाहे तो किसी भी तरीके से आपने आंकड़ा संग्रह किया है, जब तक उसे आप डायग्राम फॉर्मेट में, यानी कि आप उसे रेखा चित्र या फिर जो है वो अलग अलग तरीके जो होते हैं, वेन डायग्राम है या फिर आपका पाई डायग्राम है, ये सब सारी चीजें आपको शामिल करना होता है। वृत्त चित्र क्या है, आयत चित्र क्या है, कहां पर कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अगला आपका है यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जिसको अंग्रेजी में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। कैसे जो है हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सारी चीजें अब आप दोबारा से 11वीं में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम कह रहे हैं आपको कि यहां देखना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक तो पहले से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें चतुर्थक और इसके जैसे और भी कई ऐसे कंटेंट मिलेंगे आपको, जो कि आगे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें समझने में मदद करता है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंदर कि कैसे जो है हम लोग जब किसी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, यानी कि जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो वहां पर इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वास्तविक जीवन के साथ जोड़ करके देखा जाए
तो सांख्यिकी यहां पर जो मेन बात करता है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की, और यही आपके जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग भी होने वाला है। चाहे तो आप किसी भी जगह पर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे तो आपका ना खुद का व्यवसाय या फिर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सहसंबंध, जिसे अंग्रेजी में कोरिलेशन कहा जाता है। ये सहसंबंध क्या होता है भाई? सहसंबंध का मतलब यहां पर दो चरों के बीच में किस तरीके से परस्पर ये संबंधित है, ये आंकड़ा दूसरे आंकड़े को कैसे प्रभावित करता है, इन सारी चीजों पर हम लोग यहां बात करते हैं सहसंबंध के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर यहां पर आ जाता है आपका सूचकांक, जो कि अंग्रेजी में जाना जाता है इंडेक्स नंबर के नाम से। ये सूचकांक होता क्या है? कोई भी वस्तु जब हम लोग खरीदते हैं तो उसको देखते हैं कि पहले का प्राइस ये था और अब इसका प्राइस ये है, तो ये जो है ना कितना ज्यादा इसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आया है, कितना ज्यादा जो है कीमतें बढ़ी है या फिर कितना कम जो है अब प्राइस हुआ है, इन सारी चीजों को हम लोग यहां से देख सकते हैं, जिसको आप सूचकांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आखिर में यहां पर हम लोग देखेंगे सांख्यिकीय विधियों के उपयोग कहां कहां होते हैं, किस तरीके से हमें उपयोग करने चाहिए, ये सारी चीजों पर हम लोग अंत में यहां पर जरूर बात करेंगे। जब पूरा का पूरा ये चैप्टर आप देख लेते हैं तो आपको गोल मटोल करके एक ही चीज हम बताएंगे कि ये सांख्यिकी जो है ना आपकी वास्तविक ज्ञान के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, बाकी चीजें हम आपको बताते हैं कि अर्थशास्त्र का ये दूसरा भाग आपका कौन सा होने वाला है। 11th के अंदर में जाएंगे तो यहां पर आपने पहला भाग देख लिया कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी शामिल है, और उसके बाद क्या, यहां पर देखिए अर्थशास्त्र का ये दूसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये तो आपका जो है ना दूसरे पेपर का नाम है, लेकिन यहां पर देखिए दूसरे भाग का नाम है। तो क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होगा, अब तक कैसे हुआ है, इन सारी चीजों का आप इस पेपर के अंदर में जानेंगे। इस जो है ना सब्जेक्ट को देख लेंगे ध्यान से तो आपको समझ एक ही चीज आएगा, और वो क्या है भाई कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश की स्थिति कैसी थी, है ना। ये सारी चीजें अगर आप यहां पे समझेंगे तो बहुत ही आपको ना सिस्टमैटिक ढंग से एकदम बहुत कह सकते हैं उसको वन बाय वन वो सारी विशेषताएं जानेंगे जो कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश के ऊपर में शासन किया और उसके बाद की स्थिति जो हमारी देश की बनी वो कैसी रही है, या फिर उस समय हमारी देश की स्थिति कैसी थी, इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर बहुत ही पॉइंट वाइज सारी चीजों को एकदम एक एक करके बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप इतिहास को ना जाने हमारे देश की स्थिति कैसी थी और किस तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठा है और आगे किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने देश की इतिहास मालूम होनी चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का ये इतिहास बताएगा आपको और आर्थिक जगत के साथ जोड़ते हुए कि किस तरीके से पहले हमारी स्थिति थी, अब कैसी है, और आगे अब हम लोग उसके हिसाब से तय कर सकते हैं कि हमें कहां तक जाना है। तो तैयार हो जाइए। यहां पर देखिए दूसरा जो भाग है ना आपका, इसी में ये देखेंगे तो दूसरे अध्याय का नाम क्या दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन कब से लेकर के कब तक, तो 1950 से लेकर के 1990 तक का बात करता है। यानी कि 1950 जब हम बात करते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन तैयार किए जाने की बात हुई, इकोनॉमिक प्लानिंग बनना है, तो उस वक्त कैसे जो है वो देश के भीतर आर्थिक नियोजन तय किया जाना था, किस तरीके से तय किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत के अंदर में आई उन्होंने किस प्रकार से जो है परफॉर्म किया या फिर किस तरह से उनका योगदान रहा, किस तरीके से उसके अंदर लक्ष्य तय किए गए और क्या हासिल हुआ असल में। तो इन सारी चीजों पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। यहां देख लीजिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सब का क्या करना है, एक समीक्षा का मतलब भाई एक रिव्यू करना है। हमें जानना है कि क्या ये नीति जब भारत के अंदर में लागू किया गया तो क्या इससे भारत को फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, यानी कि डिमेरिट और मेरिट दोनों चीजों पर हम लोग बात करेंगे। क्या सही था, क्या गलत था, सारी चीजें देखेंगे। और यहां पर देख लीजिए भारत की एक सबसे बड़ी समस्या जो कि है गरीबी। यहां पर इसको हम अंग्रेजी में पॉवर्टी कहते हैं। गरीबी के क्या कारण है, गरीबी कितने तरह की होती है, गरीबी निवारण के लिए भारत सरकार ने अब तक कौन कौन सी योजनाएं लागू करी है, इन सारी चीजों पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, यानी कि ये टॉपिक अगर आप देखेंगे ना तो और से सुनिएगा, ये टॉपिक पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण।
यानी कि मानव जो है ना वो पूंजी कैसे बनेगा। ह्यूमन जो है यहाँ पर ह्यूमन तो है, लेकिन वो कैपिटल कैसे बनेगा, मानव कैसे जो है वो मानव पूंजी बनेगा, इसकी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। मानव पूंजी निर्माण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट आपको यहां पर पढ़ने होंगे। क्या कमियां रही है भारत के अंदर में अब तक, जिसकी वजह से मानव को हम ज्यादातर मानव पूंजी में तब्दील नहीं कर पाए हैं। कौन कौन सी कमजोरियां हैं भारत के अंदर में, उन सारी कमजोरियों को खींच करके आपको यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि अपने देश की स्थिति कैसी रही और अब हम क्या उसको बेहतर कर सकते हैं, कितना जल्दी हम कौन से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब सारा चीज आप कहां समझेंगे, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। यानी कि जब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, अभी जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, चीजें समझते हैं कि हाँ ऐसी स्थिति पहले थी, बाद में ऐसे, अब ऐसे, और बहुत सारे सब्जेक्ट, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज जब हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी मेंटल एबिलिटी सब कुछ बढ़ता है, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आप जो भी कहें। तो इसकी वजह से यहां पर आप ये कह लीजिए कि हम जो है ना मानव जरूर हैं। मानव पूंजी कब बनेंगे, एक हम मानव संसाधन पर चर्चा करेंगे, फिर एक मानव पूंजी पर चर्चा करेंगे। ये चीजें क्या होती भाई, कैसे जो है एक विद्यार्थी कल चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीजें बन जाता है, किसान भी, हाँ भी। अब यहां पर जो है वो इस तरह से कंटेंट आपको पढ़ने को मिलता है। फिर देख लीजिए क्या है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक। क्यों, क्योंकि हम अब तक देखे आ रहे हैं कि भारत के ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रहते हैं और वहां के लोगों की आमदनी इतनी कम है कि यहां पर हम लोग अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो आधारभूत जरूरतें होती है इसके लिए भी मुहताज हो जाते। भाई मिलता नहीं है, चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आखिर क्यों, कारण क्या है, और क्या हम लोग जो है वो उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, सरकार ने अब तक हमारे लिए क्या किया है, ये सारी चीजें यहां पर आप पढ़ने वाले हैं। कहां पर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं ग्रामीण विकास। ठीक है, यहां देख लीजिए आगे कह रहे हैं कि रोजगार, संवृद्धि, औपनिवेशीकरण, यहां पर क्या है, अनौपचारिकीकरण और क्या अन्य मुद्दे। ऐसे बहुत सारे आपको समस्याएं पढ़नी होगी जो भारत के अंदर में विद्यमान है। क्या उसके लिए हम कर सकते हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, और किस तरीके से जब सरकार ने प्रयास किया है अभी तक तो कहां तक हमें सफलता मिली है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या असल में भारत के अंदर में रोजगार उस तरीके से जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो पा रहा है, क्या लोगों को रोजगार मिल पा रहे हैं, क्या हमारे देश के अंदर बेरोजगारी जैसी समस्या नहीं रही है, ये सारी चीजें आप यहां पर विस्तृत ढंग से समझेंगे। कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कल चल करके वो जो है अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना प्रशिक्षण बेहतर रखते हुए रोजगार प्राप्त कर सकता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगा। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, क्या है, आधारिक संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि हमारे देश के भीतर में रोड, डैम, पुल, पुलिया, ये सब चीजों का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है। अस्पताल हो, विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये चीजें भी ना बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये जब तक नहीं रहेगा तब हम बाकी चीजें बहुत विस्तारित ढंग से नहीं ले जा सकते। जैसे कि अगर हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छे कॉलेज नहीं होंगे, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं होंगे, हमें अच्छी शिक्षा कहां से हासिल हो सकती है। फिर इसी तरीके से यदि हम अच्छा जो है ना यहाँ पर अस्पताल की बात कर लें तो अच्छा अस्पताल होना भी तो बहुत जरूरी है, ताकि हमें हर एक जो है ना मरीज के लिए ब्लड बैंक या फिर बेड्स, डॉक्टर्स, इन सब की उपलब्धता अगर अच्छी हो जाएगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, तो लोगों के स्वास्थ्य बेहतर होंगे। अब यहां पर देख लीजिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें आज के जमाने के हिसाब से, तो वो है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। और देखिए कैसे यहां पर क्षति पहुंचा है, किस तरीके से पर्यावरणीय ह्रास उत्पन्न हुए हैं। और ना सिर्फ ये भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही एक सबसे बड़ा मुद्दा भी हो चुका है, वो है पर्यावरण को लेकर के, कि पर्यावरण में किस तरीके से चीजें क्षति हो रही है, किस तरीके से जो है वो डिग्रेडेशन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण को हम लोग किस तरीके से संरक्षण दे सकते हैं, और कैसे जो है अब हमें जरूरत पड़ गई धारणीय विकास की, सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं यहां पर। देखिए धारणीय विकास,
ये कोई छोटा मुद्दा नहीं रहा है, पूरा वैश्विक मुद्दा है ये। किस तरीके से हम सतत विकास को समझेंगे, क्या इसके लक्ष्य रखे गए, इन लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना है, तो यहां पर इन सारी चीजों को बारीकी से समझना होगा। और ना सिर्फ इसे हम अपने चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि हम इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, कैसे अपने राष्ट्र के लिए, कैसे अपने समाज के लिए जो है लड़ सकते हैं। यहां पर देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देश है ना, भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे कि चीन, पाकिस्तान, ये जो देश है ना, इनके साथ हमें क्या करना है, इनके साथ हमें अपने देश का तुलना करके देखना है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी चीजों को जो है वो आगे बढ़ाया, हमने किस तरीके से आगे बढ़ाया, कौन किस तरीके से आगे है, कौन किस तरीके से पीछे है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे आसपास के लोग भी तरक्की कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहां पर कुछ चोर लोग हैं जिनकी तरक्की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपनी इंडिया को अगर जबरदस्त पावरफुल बनाना है ना, तो सबसे पहले हम अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और बाकी जो हमें आधारिक संरचना की जो हमने बात किया यहां पर, ये हमें बहुत जरूरी है, जैसे कि पुल पुलिया, रोड, डैम, ये सब आप कह लीजिए, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, इस तरह से बहुत सारी चीजें आधारिक संरचना के अंदर तो शामिल हो गई ही। संचार भी शामिल होगा, है ना, बातचीत करने का जरिया, कैसे एक दूसरे से व्यक्ति से बात हो सकता है भाई, कौन कौन से माध्यम होंगे, ये भी तो विकसित होना बहुत जरूरी है। ये भी हम लोग आधारिक संरचना के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बता दिया आपको, क्या यहां पर देखिएगा, पहले मैंने कहा कि सांख्यिकी के अंदर में ये सारे चैप्टर्स हैं। अब देखिए दूसरा मैंने क्या कहा कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत आपका ये सारे चैप्टर्स हैं। अब यहां पर इन चीजों को देखने से सर अब तो बता दीजिए कि इसको पढ़ाने वाला आखिर है कौन। तो भाई मेरा नाम है छोटू कुमार, फिर से बता रहे हैं, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। आपके लिए हम वो सारे कंटेंट लेकर के आएंगे जो आपको जरूरत है। यहां पर क्लास 11th के लिए मैंने ये दोनों पोर्शन आपको दिखा दिया है। फिर से मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जुड़िए और जितना ज्यादा हो सके आप हमारे साथ वो बॉन्डिंग, वो रिश्ता बना कर रखिए। कहते हैं ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी तो क्वेश्चन मार्क है, आगे इसे फुलफिल करना है। कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोगों को बात करना है। तो इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।